बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के लगभग 121 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाएगी। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यानी सेशन में आप अंत तक अवश्य बने रहें। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में नवीनता और एक प्रकार से तारतम्यता, इसके अलावा जो है उसमें सुचारुता ला सके और आगे बढ़ सके और अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सके और उनकी मार्कशीट अच्छी दिखे लोगों को जब दिखाएं। तो इसके मॉडल पेपर होगा, ये सॉल्व करवाऊंगा मैं अभी आपको, और इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। और लिखित वाले बच्चे हमारे परेशान हो रहे कि सर जी लिखित का मॉडल पेपर क्यों नहीं दे रहे हो, तो लिखित की परीक्षा अभी तुरंत प्रारंभ हो नहीं रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव की परीक्षाएं समय चल रही जोड़ों तोड़ों से, तो हमने सोचा कि ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिया जाए। इससे पहले एक मध्यकालीन इतिहास का और ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। सिलेबस भी मैंने डाल दिया इसका, इसको भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के लिखित और ऑब्जेक्टिव के अधिकतर मॉडल पेपर हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के तो लगभग सबके मॉडल पेपर हो चुके हैं, बस लिखित के बचे हुए हैं। लिखित के जल्द ही आपको लगभग 4-5 दिनों के अंतर्गत आपके लिखित के मॉडल पेपर आपके समक्ष होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री, आप लोगों ने कल इसका सिलेबस देखा होगा, इसीलिए मैंने आपको मॉडल पेपर बताने से पहले सोचा कि आपको सिलेबस बता दें ताकि आपको एक प्रकार से थोड़ा सा आइडिया लगे कि प्रश्न आपके कहां से आने वाले हैं। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आपका जो पेपर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में आप 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के समय काल के बारे में पढ़ते हैं और बड़े विस्तार से यहाँ पर हम जानेंगे किसके बारे में। आप देखेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में प्रारंभ हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे 1757 ईस्वी तक आते आते जो मुगल साम्राज्य होता है उसका पतन धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। तो खास करके आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, इन दोनों के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंसेंट हिस्ट्री का अवेलेबल मॉडल पेपर पहले से है, आप उसको देख सकते हो। जिसका एंसेंट हिस्ट्री है वो देख लीजिएगा। मेडिवल हिस्ट्री का मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसका सिलेबस कल मैंने दे दिया। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है, तो 1206 ईस्वी में। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। एक मॉडल पेपर मध्यकालीन इतिहास का इससे पहले अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव का, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो जाएगा, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो। ओके, चले, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्क्रीन पर देखें सभी लोग फटाफट से और लाइक करें। सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ाने में। ओके, चले, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न भैया, पहला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। क्या वो आर.पी. त्रिपाठी जी थे, या के.ए. निजामी थे, या फिर ए.बी.एम. हबीबुल्लाह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सब इतिहासकार हैं, ये सब क्या है, इतिहासकार हैं। तो इनमें से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश जो थे उनको भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना। तो किसने माना, किस इतिहासकार ने, तो के.ए. निजामी जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली, और यह सम्मान इल्तुतमिश को कब प्राप्त हुआ, यानी कि जो बगदाद के खलीफा का सुल्तान, मतलब बगदाद के खलीफा के द्वारा जो इसको मान्यता दी गई थी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान की, तो ये मान्यता इसको कब मिली थी। या 20 फरवरी जो है 123 या 1200 यहाँ पर 30 लिखा होगा शायद, या ऐसे कुछ कर लीजिए, 1232 कर लीजिए। ओके, और अगला प्रश्न आपसे है कि 19 फरवरी 1230, आपको 19 फरवरी 1229 और 20 फरवरी, और यहाँ पर डेट कोई आप डाल लीजिएगा।
हालांकि ये है नहीं। वैसे आप जानिए कि 19 फरवरी 1229 ईस्वी जो है ये करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? बताएं। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान, यानी जब वो शासन कर रहा था, उस शासनकाल में, उस शासन के समय में जब वो इल्तुतमिश शासन कर रहा था तो किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का हमेशा डर बना रहता था? तो भाई एक ही तो था जो है मंगोल आक्रमणकारी, जिसके कारण से बहुत सारे भारत के राजा हो या फिर विदेशों के कोई भी राजा हो अधिकतर डरा करते थे। उसका नाम है चंगेज खान। क्या नाम है? चंगेज खान। तो चंगेज खान का जो है खतरे का हमेशा सामना करना पड़ता था, मतलब इसके आक्रमण का इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी का। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के यानी कि टंका और जीतल, टंका और जीतल या टका और जीतल का प्रयोग किसने किया था? तो वो व्यक्ति कौन है? वो भी इल्तुतमिश ही है आपका। इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो है टंका और जीतल नामक 2 सिक्कों का प्रचलन किया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। ओके, ये शुद्ध अरबी सिक्के थे, अरबी भाषा, मतलब कि अरबी स्थापत्य कला या अरबी जो है एक प्रकार से उस अरबी के डिजाइन से एक प्रकार से रंगा हुआ था। तो उस प्रकार से आप देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है इसने किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। इल्तुतमिश ने टका और जीतल जो सिक्का है इसको जारी करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। एक ये कथन है, और इस कथन को किसने कहा, यानी किस इतिहासकार ने कहा था? कथन क्या है? कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई और इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। ये कथन किस इतिहासकार है? क्या ऐसा डॉक्टर ABM हबीबुल्लाह ने कहा था, या डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने कहा था, या फिर डॉक्टर KA निजामी ने कहा था, या फिर जो है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था? बताने का प्रयास करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। ये कथन कहने वाले विद्वान आपके हैं डॉक्टर ABM हबीबुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होगा, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो था वो इल्तुतमिश ही। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इल्तुतमिश से संबंधित हस्म ए कल्य या कल्प सुल्तानी, बहुत ही बढ़िया शब्द है। इल्तुतमिश से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया शब्द है। हस्म ए कल्य या फिर कल्प ए सुल्तानी किसे कहा जाता था? बताएं। हस्म ए कल्य या हस्म ए कल्प या फिर कल्प ए सुल्तानी किसे कहा जाता था? बताने का प्रयास करेंगे। तो सुल्तान के द्वारा जो स्थापित सेना होती थी उसी सेना को ये कहा जाता था हस्म ए कल्य या फिर कल्प ए सुल्तानी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को? तो भाई जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई थी खास करके दिल्ली सल्तनत के, तो वो शासक था आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा यानी कि दल चालीसा जो था, यानी कि तुर्कान चहलगानी संबंधित था 40 सैन्य अधिकारियों के एक समूह से, या सुल्तान के दरबार के 40 विद्वान समूहों से, या सुल्तान के द्वारा गठित 10 प्रमुख तुर्की दासों एवं उद कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भैया। तो ये था क्या, इल्तुतमिश जो जिसने दल चालीसा का गठन किया था उसमें 40 लोग तो रहते थे, 40 अधिकारियों का समूह लेकिन नहीं था, न 40 विद्वानों का समूह था। ये बात ध्यान रखिएगा।
40 सैन्य अधिकारियों का भी समूह नहीं था, ना 40 विद्वानों का समूह था, 40 लोग जरूर इसमें थे। तो इसमें क्या था कि सुल्तान के द्वारा जो गठित, इसमें तुर्की दास होते थे तो 10 की संख्या में होते थे, बाकी उद्कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह मतलब कि उनको रखा जाता था। इस प्रकार से इन सभी के समूह को दल चालीसा तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था और इल्तुतमिश के द्वारा ये गठित था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। गा में जो ऑप्शन दिया है यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगली स्लाइड आपके समक्ष आ चुकी है। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अच्छा, इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर दी थी? ये प्रश्न बड़ा ही फेमस है और एग्जाम्स में आ भी सकता है कि इल्तुतमिश का जो कौन सा प्रतिद्वंदी था उसने सिंधु नदी में डूब करके अपनी आत्महत्या कर दी थी? वो नसीरुद्दीन कुबाचा जो था उसने ऐसा किया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ा जाए। चले, अगला प्रश्न हम लोग देखिएगा। प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? बलबन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो बताएं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली वंश का, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी वंश का सबसे महान शासक या खिलजी वंश का सर्वश्रेष्ठ या मुख्य या प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताओ कि एक मूवी आप लोगों के समक्ष आई हुई होगी, राजा रत्न सेन और पद्मावती की जो है एक प्रकार से गाथा को लेकर के थी। उसमें अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से खलनायक की भांति आपके समक्ष आता होगा और खास करके था भी वैसा ही ये। और रणवीर सिंह ने उसमें एक प्रकार से उसका रोल भी किया है और रणवीर कपूर उसमें जो है शाहिद कपूर ने रत्न सेन का रोल किया है। तो आप देखिएगा मूवी, तो उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे दिल्ली सल्तनत का उसी समय का जो पद्मावत मूवी है बड़ी फेमस मूवी है, तो उसमें देखेंगे तो कुछ इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बाद में देख लीजिएगा, अभी आप पेपर देने जाइएगा। ओके, तो राजस्व सिद्धांत सबसे पहले विस्तार से व्याख्या करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है कि निम्न मामलूक सुल्तानों में किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई, यानी कि नियाबते खुदाई माना किसको? राजा को नियाबते खुदाई, यानी कि किस मामलूक सुल्तानों में, निम्न मामलूक सुल्तानों में किसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबते खुदाई माना? फिरोज शाह ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो ऐसा करने वाला विद्वान कौन है? बलबन। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। बलबन जो था इसने जो है राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना, यानी कि नियाबते खुदाई माना। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 ईस्वी में हुए युद्ध में बलबन के लिए मतलब बलबन के किस प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई थी? मंगोलों के विरुद्ध फरवरी 1286 ईस्वी में हुए युद्ध में बलबन के किस प्रिय पुत्र की हत्या कर दी गई थी? बुगरा खान की या जो है कै खुसरो की या कैकुवाद की या फिर मोहम्मद खान की? किसकी हत्या कर दी गई थी भैया? इसकी हत्या कर दी गई थी, तो मोहम्मद खान की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर घ में दिए करेक्ट आंसर ये होंगे। अगला प्रश्न देखें आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे जाता है? तो भैया एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है मलिक काफूर। आप सभी को पता होगा उस मूवी, जब वो मूवी आप देखेंगे पद्मावत, तो उसमें आप देखिएगा कि मलिक काफूर जो होता है इसके मतलब एक प्रकार से इसको 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था मलिक काफूर को। एक प्रकार से ये जो है ट्रांसजेंडर था मलिक काफूर, और ये जो था एक प्रकार से बड़ी जो है एक प्रकार से सातिर था, बड़ा चालबाज था। जैसे शकुनी था महाभारत में, जैसे शकुनी था वैसे ये मलिक काफूर जो था उस समय था, अलाउद्दीन खिलजी के आसपास ही भटकता रहता था। आप लोगों ने देखा होगा उसको मूवी में, अगर जिन्होंने देखा होगा तो पता होगा मलिक काफूर कौन है, नहीं देखा तो देखिएगा मूवी, तो उसमें मलिक काफूर रहते हैं। तो मलिक काफूर जो है दक्षिण विजय का श्रेय जो है पूर्ण रूप से अगर बात आए तो किसको जाता है? मलिक काफूर को जाता है। और इसमें भी देखेंगे आप लास्ट में मलिक काफूर की भूमिका रहती है मूवी में भी, राजा रत्न सेन से जब युद्ध होता है उसमें भी। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे।
अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पर दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दाल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिन तक उसकी मृत्यु का शोक भी मनाया और भूमि पर सोए। ऐसा किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की मृत्यु पर उसके एक प्रकार से जो मालिक थे उन लोगों ने ऐसा किया था, यानी कि उसके जो एक प्रकार से जो लोग थे उसके चाहने वाले, तो ऐसा था, कौन था? बलबन था। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता के खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी गई थी? बताने का प्रयास करेंगे। किस यानी कि 1258 एडी यानी कि ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत आंदोलन को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है हलाकू, ऑप्शन बी है चंगेज खां और ऑप्शन सी है आपका तैमूर खां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो भाई 1258 ईस्वी की बात की जाए तो उस समय हलाकू मंगोल नेता की खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी गई थी, हलाकू की। ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ आ चुका है, बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बुगरा खां था या कैकुबाद था या कैमुर्स था या कैखुसरा था? तो बलबन के बलबनी वंश का जो अंतिम शासक था मेरे भाई, वो जो था उसका नाम था कैमुर्स। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। कैमुर्स जो था ये बलबन के जो है बलबनी वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है खिलजीज या जो है खिलजीज वंश जिन्हें गैर तुर्क समझाता था, यानी जो खिलजी वंश थे उनको गैर तुर्क समझाता था। खिलजीज वंश जिन्हें गैर तुर्क समझाता था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहां पर, मतलब इसी जो है खिलजी वंश के ही थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने कहां पर 13 जून 1290 ईस्वी को अपने को सुल्तान घोषित किया था? तो कहां पर? लाहौर में या मुल्तान में या जो है किलूखरी में या दिल्ली में? बताएं। तो जो ये थे जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने दिल्ली का सुल्तान जो है अपने आप को, या फिर खिलजी वंश की शुरुआत जो है 1290 ईस्वी में जो होती है तो कहां से होती है? तो 1290 से 1320 तक के आसपास आप देखेंगे। वैसे तो ये जो है जो है किलूखरी में आप देखेंगे, किलूखरी में। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। इन्होंने दिल्ली का सुल्तान घोषित किया स्वयं को 13 जून 1290 को। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे जो है 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका, क्यों? ये प्रश्न है कि 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर सका। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली के जनसाधारण के विरोध के भय से ये दिल्ली में प्रवेश ही नहीं कर सका, क्योंकि जनसाधारण जो है विरोध कर रही थी इसका। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? क्या मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं? सारी चीजें वॉइस और जो है विजिबिलिटी सारी क्लियर है? क्लियर है भाई? चले सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, बातचीत ना करें बिल्कुल भी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। अच्छा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ओके, ये बात सब सारी बातें ध्यान रखिएगा। तुगलकाबाद की नींव भी किसने डाली थी? गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद की नींव भी डाली थी। ये सब बात इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, और ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर जिस सुल्तान ने लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ही था। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न है कि टोपरा और मेरठ से, चले प्रश्न है आपका कि टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लाकर किस सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित किया था? ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ जो था, अशोक को आप लोग जानते होंगे, प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इसको। तो अशोक स्तंभ जो था उसको टोपरा और मेरठ से लाकर के किस दिल्ली के सुल्तान ने दिल्ली में स्थापित किया था? ये प्रश्न पूछा गया। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, या फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फिरोज तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 कर ही लगाए, सत्य का चयन कीजिए। यानी इनमें से बताएं, फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों के स्थान पर मात्र 4 कर ही लगाए थे। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना उससे पहले जो था 24 कर जो है लगाए जाते थे जनता पर, लेकिन इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना, राजा बना, बादशाह बना, तो इसने क्या किया, मात्र 4 ही कर लगा दिए। किसके स्थान पर? 24 करों के स्थान पर। वो 4 कर कौन कौन से थे वही इसमें पूछा जा रहा है। तो 4 कर थे कौन कौन से भैया, वो कौन कौन से थे? तो जकात, जजिया, खम्स और खराज। जकात, जजिया, खम्स और खराज, ये 4 जो थे यही लगवा दिया था। तो ए 1 2 3 4 आपको दिया होगा ऑप्शन ग में, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। जकात, जजिया, खम्स और खराज, ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। आगे देखें, अगला प्रश्न है, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तैमूर यानी कि 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, उस समय तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था भारत में यानी दिल्ली पर? तो कौन सा शासक था भैया? तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह यानी कि हुमायूं, या फिर जो है शहजादा मोहम्मद, या फिरोज शाह तुगलक, या फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था यही शासन कर रहा था। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। ओके, 1398 में। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है कि सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सिराजे हिंद या पूरब का सिराज किसे कहा जाता था? सिराजे हिंद या पूरब का सिराज किस राज्य को कहा जाता था भैया? तो जौनपुर को कहा था। किसको? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। सिराजे हिंद या फिर पूरब का सिराज किस राज्य को कहा जाता था? सिराज हिंद। जौनपुर जो है आपको पता होगा पूर्वांचल का एरिया है। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी स्थित है। ठीक है, बनारस के थोड़ा सा आगे पड़ता, मतलब कि पहले ही पड़ जाता है, आप देखेंगे पहले क्या आगे, मतलब बगल में पड़ता है, ऐसा बोलने ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जौनपुर जो है ये सिराजे हिंद या पूरब का सिराज कहा जाता था, यानी कि सिराज जी को कहा गया, तो इसी को कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? यानी सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत में लगान, यानी लगान समझते हैं क्या होती है? लगान खेतों पर लगाई जाती थी और भी वस्तुओं पर लगाई थी। जैसे कर का एक प्रकार से होता है लगान, कर का ही एक टाइप होता है, कर का ही एक प्रकार होता है लगान। जैसे कि जिसके पास, अब खास करके मैं एक उदाहरण देता हूँ खेती पर, जैसे जिसके पास ज्यादा ही खेत होता था पहले, उसको लगान देनी पड़ती थी टैक्स के रूप में। जैसे जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है वो टैक्स देता है, वैसे जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो कुछ जमीन का हिस्सा टैक्स में देता था, यानी कि लगान देता था। हम लोगों के जो है जो दादाजी थे उन्होंने लगान दिया। मैं जब छोटा था तो मैं जानता था, मेरे यहाँ पे लगान के लोग आए थे 2-3 बार मैंने देखा है उनको। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो प्रथा ही शायद खत्म हो गई या फिर खेत ही कम हो गया, कुछ ऐसी बातें थी कि मतलब कि इधर उधर हो गया, खेत शायद इकट्ठे ही था सभी का, हमारे दादा के भाइयों का, इसलिए आते थे। तो अब नहीं आते हैं, या फिर लगान जैसी व्यवस्था ये शायद खत्म हो चुकी है। तो पहले था ऐसी व्यवस्था थी, लगान होती थी। खेत ज्यादा है तो खेत की जो हिस्सा, मतलब कि होता था कि हाँ जितनी कमाई करो, उसमें से ये नहीं था कितनी कमाई आप कर रहे हो, ये डिनोट नहीं करते थे ना। या फिर ये होता था चाहे आप खेत परती रखो, चाहे उसमें 2-2 फसल बो, उससे उनको नहीं मतलब है, बस उनको कुछ रुपए चाहिए होते थे कि आपके पास अगर 10 बीघे है तो 10 रुपए चाहिए, या 20 बीघे 20 रुपए चाहिए। इस प्रकार से कुछ निर्धारित किया होगा उन लोगों ने, इसी प्रकार से लेते थे। तो लगान वही है। ओके, तो सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था भैया? तो लगान निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली थी उसको मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किसानों को उपज का कितना भाग लगान के रूप में देना पड़ता था? अब देखिए यहाँ पर एक निर्धारित था कि हाँ अगर आप इतना जो है कमा रहे हो या फिर इतना आपके खेत में उपज हो रही है तो उसका आपको कितना भाग देना पड़ता था? तो सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत की जब शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो किसानों को उपज का लगभग आपको जो है 1/2 यानी कि लगभग जो है आधा भाग तो दे ही देना पड़ता था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब कि आधा भाग क्या आप मान के चलो कि 1/3 कोई होता था कहीं कहीं पर, और 1/2 मतलब कि 2 भी। तो ऑप्शन नंबर ग में जो दिया है वही करेक्ट आंसर होगा। 1/3 यानी कि कभी कभी तो होता था कि जो है 75% देना पड़ता था, कभी कभी पर 50% देना पड़ता था। आप समझो, जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि 100 गेहूं आप लोगों ने तैयार किया, 100 क्विंटल गेहूं आपके पास हुआ, तो 1/3 कितना हुआ आपका? 33%, सॉरी 75% 33% हुआ आपका। ओके, 33% हुआ। और 1/2 का मतलब क्या होगा? 100 × 1/2 तो कितना होगा? 50।
तो या तो 50% देना पड़ता था या तो फिर जो है 33%। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट होगा। वो 75 थोड़ा सा हम सोचे कि 3 वह नीचे था, हमने निकाला नहीं, वैसे बोल दिया था। चलिए उसके लिए माफी चाहेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली किसके शासनकाल में अनुवांशिक हो गई, बताने का प्रयास करेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली, तो आपसे पूछे एकता प्रणाली किसने लागू किया था, तो इल्तुतमिश ने लागू किया था। वो किसके शासनकाल में आकर के अनुवांशिक, यानी कि अभी ये चलती ही रहेगी, तो किसके शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आकर के अनुवांशिक हो गई। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को या फिर रजिया को, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो भाई जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट होगा, इल्तुतमिश को ही। अगला प्रश्न देखें, कश्मीर के किस शासक को बुद्ध शाह या फिर महान सुल्तान एवं कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। किस शासक को कश्मीर के किस शासक को बुद्ध शाह या महान सुल्तान या फिर जो है कश्मीर का अकबर भी कहा गया है, तो जैन उल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता था। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिए, एक बार इससे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर एक और अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न है आपके समक्ष, सल्तनत युगीन सैन्य विभाग को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। इस समय सेना का गठन सिपह सालार, आमिर, मलिक और खान पदाधिकारियों में किया गया जाता था। जिनमें से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था। यानी कि आप देखेंगे सल्तनत युग में सैन्य विभाग को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। तो आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सल्तनत कालीन सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, तो आरिजे मुमालिक कहा जाता था। आरिजे मुमालिक जो था ये खास करके आप देखेंगे तो 4 भागों में बटा हुआ था, जो है सिपह सालार, आमिर, मलिक और खान, इस प्रकार के इसका पदाधिकारी होते थे। तो इनमें से सिपह सालार सबसे उच्च था, या आमिर था, या मलिक था, या खान था, ये पूछा गया आपसे प्रश्न। तो भैया जो सबसे उच्च श्रेणी थी वो किसकी होती थी, खान की होती थी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का हम प्रयास करते हैं। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग देख लिया। अब आप आइए जो है आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपको मुगल वंश से कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। चले देखते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अच्छा बताओ कि जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बात ध्यान रखें, कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1526 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। कश्मीर का अकबर तो मैंने बता दिया किसे कहता है, जैनुल आबदीन को, बिल्कुल। ओके, आगे देखिए प्रश्न ही, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 ईस्वी में, और ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, ये पूछा गया आपसे। तो भाई जो खानवा का युद्ध था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, नुसरत शाह ने किस युद्ध में या किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण देना स्वीकार किया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिए फिर से सुनिए एक बार। नुसरत शाह ने किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण ना देना स्वीकार किया, यानी कि शरण नहीं दिया था, किस युद्ध के अंतर्गत, तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध में नुसरत शाह ने जो है बाबर के शत्रुओं को शरण नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट होगा। घाघरा के युद्ध में बाबर के जो शत्रु थे उनको शरण नहीं दिया था, किसने, जो है नुसरत शाह ने। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बाबर की तुजु के बाबरीन की एक जो है क्या है, आत्मकथा है बाबर की। तुजु के बाबरी ये किस भाषा में है, तुर्की में, अरबी में, फारसी में, मंगोल में। तो भाई बाबर की जो तुजु के बाबरी है वो तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बाबर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। बाबर का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बेबरीज ने, या लेनपुल ने, या B.A. स्मिथ ने, या फिर हेग ने। बताने का प्रयास करेंगे।
तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो बेवरीज महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका, अच्छा, बाबरनामा को ही तुर्जुकी बाबरी कहा जाता है, ओके, और इसको बेवरीज महोदय ने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। अगला प्रश्न, तो ये सब एग्जाम में प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आएंगे जरूर, ये बात ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लो मेरे प्यारे दोस्तों इस सभी प्रश्नों को। मैंने इसीलिए आपको सारे के सारे प्रश्नों को, अधिकतर महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा और आप उनके समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता न पड़े। आराम से ईयरफोन लगाओ, कार में लगाओ, आसानी से देखो, ओके।